कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जहाँ से हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का 6th चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका नाम है वैश्वीकरण, जिसको इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। देखिए भाई साहब, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा एग्जाम से क्वेश्चन रहते हैं इसमें से, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है भी, जो एग्जाम में पूछने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने लाया हुआ है और सबका पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के अंग कितने होते हैं, वैश्वीकरण के अन्य किस नाम से जाना जाता है, वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण होता है क्या है, इसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई साहब, सबका पोस्टमार्टम करेंगे। और आपका एग्जाम में मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग बिल्कुल फिक्स करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मेरे साथ मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को भाई साहब हम लोग इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन, यहाँ SAT या UN भी कहीं कहीं आपको देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। SAT या ZAT दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्लोबलाइजेशन, इसको हम लोग भूमंडलीकरण भी कहते हैं, भूमंडलीकरण, ठीक है ना, भूमंडलीकरण कहते हैं। देखिए, सबसे पहला बात आता है क्या, वैश्वीकरण होता क्या है। देखिए, जब भी हम वैश्वीकरण कहते हैं तो वैश्वीकरण एक तरह का क्या है, आर्थिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत विश्व के अलग अलग देश, विश्व के क्या है, अलग अलग देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे देशों से जोड़ती हैं और वहाँ पर विभिन्न तरह की आर्थिक क्रियाओं का संपादन करती है। इससे उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, ठीक है ना। देखिए, अब कहेंगे कि सर ये आर्थिक और अर्थव्यवस्था को जोड़ने का क्या मतलब है। हमने तो सुना था रेलगाड़ी के डब्बा जोड़ा जाता है, हम लोग सुने थे कि संबंध अच्छा बनाए जाते हैं, संबंध जोड़े जाते हैं शादी विवाह करके। ये अर्थव्यवस्था जोड़ने का क्या मतलब है। देखिए भाई साहब, बहुत ही सीधा साधा मतलब ये है, जोड़ने का मतलब क्या होता है कि हम कोई कार्य, अगर किसी कार्य को, किसी संबंध को जोड़ने की बात करते हैं, इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि हम अपनी कार्यों का कुछ भाग जो है उनसे मिलजुल कर करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर यहाँ पर कि वैश्वीकरण में क्या होता है कि जो एक देश की कंपनी होती है बड़ी बड़ी, जिसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, बहु का मतलब अनेक, राष्ट्रीय का मतलब अलग अलग देशों में कार्य करने वाली, बात समझिए कि नहीं, अपनी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनी जो होती है उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है ना, अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी व्यापार करती है, वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है, वस्तुओं का सेल कर सकती है, यानी बिक्री कर सकती है, बात समझे कि नहीं। तो इस माध्यम से जो होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश से जुड़ जाती है, बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की कंपनी टाटा मोटर्स है, अगर वो जा करके पाकिस्तान में क्या करती है, वहाँ पर वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है या फिर अपनी जो कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे बेचती है, तो जाहिर सी बात है कि उनसे संबंध मेरा बनेगा, कुछ आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से मिलजुल करके होंगी, ठीक है ना। चाइना में बहुत सारी चीज़ें होंगी, चाइना की कंपनी हमारे यहाँ, हमारी कंपनी उनके यहाँ जाएंगी, तो इस तरह क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं होती रहती है दोनों देशों के बीच में। पहले तो क्या सर ये पहले भी तो था ऐसा, आप लोग के दिमाग में सवाल आएगा कि ये वैश्वीकरण अभी क्यों पढ़ रहे हैं, पहले भी तो ऐसा था। जाहिर सी बात है कि पहले भी इस तरह का था, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन भाई साहब, जो पहले की बात हम लोग करते हैं, पहले भी व्यापार अरब देशों से होता था, अलग अलग देशों से होता था, तो उन लोगों से जो व्यापार होता था, बस अभी नहीं, वो इतना ज़्यादा जो है टेक्निकली इतना ज़्यादा वास्ट नहीं था, इतना बड़े मात्रा में नहीं था, बात समझे कि नहीं। वो क्या था, सीमित मात्रा में था, बात समझे कि नहीं, काफ़ी सीमित था। आज के समय में ये काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के इसका जो है भागीदारी जो है अभी हो चुका है। आज के समय में अगर वैश्वीकरण, अगर व्यापार की बात करेंगे, तो आज आपके हाथ में जो मोबाइल है ना भाई साहब, वो भी किसी और देश के द्वारा बनाया गया मोबाइल है, ठीक है ना। आज के समय में जो नेट हम यूज कर रहे हैं भाई साहब, वो नेट जो है हमारे देश की कंपनी है, और इस तरह की कंपनी जो है हमारी देश की जो जियो कंपनी है, किसी और देश में भी ये क्या करती है, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं, बात समझ रहे। तो ये बहुत ही आसान बात में भाषा में समझ जाइए कि वैश्वीकरण का सीधा साधा मतलब यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक देश से दूसरे देश में, तीसरे देश में, अलग अलग देशों में व्यापार करती हैं और व्यापारिक और विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाओं का संपादन करती हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल और सीधा साधा बात हो गया। जैसे हमारे मार्केट में जो है, जाइएगा
विभिन्न तरह के चाइनीज़ सामान, जापानीज़ सामान, अलग अलग प्रकार के जो है गाड़ी, जितना देखिएगा ना सब अलग अलग कंपनी का, अलग अलग देश का होगा। जैसे फोर्ड है, ये हमारे देश का नहीं है। हमारे देश का कौन है? महिंद्रा है, टाटा है। वही जब हम मारुति की बात करते हैं, मारुति सुजुकी, हुंडा की बात करते हैं, ये हमारे देश की सब नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग देश से आया हुआ है, हमारे देश में व्यापार कर रहा है। किया मोटर्स है, हमारे देश में व्यापार कर रहा है। तो इस तरह क्या होती है कि अलग अलग देश की कंपनियां दूसरे देश में भी जाकर व्यापार करती है, और उनकी व्यापारिक जो है संबंध है, आर्थिक क्रियाएं जो है धीरे धीरे उनका मजबूत होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। देखिए, वैश्वीकरण होगा कैसे? देखिए, हमारे देश में वैश्वीकरण का जो शुरुआत माना जाता है 1991 से। 1991 ईस्वी में हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुका था। उस समय में मात्र हमारे देश के पास जो है फॉरेन रिजर्व के रूप में मात्र 15 दिन का ही पैसा बचा था, जिससे हमारे देश में जो है काम चल सकता था, नहीं तो फिर हम लोग आर्थिक रूप से गुलाम हो जाते, ठीक है ना। उस समय में हमारा देश आज़ाद जब हुआ था 1947 में, उस समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्थाओं को खुला नहीं रखा गया था। बात समझिए कि नहीं? पूरी रूप से मतलब कि एक तरह से उदार कह सकते हैं, उदारीकरण, मतलब कि उदार हमारी अर्थव्यवस्थाएं नहीं थी, ठीक है ना, ताकि विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आके काम करें। सरकार ने बहुत सारा जो है लाइसेंसेस, बहुत सारा प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिससे विदेशी कंपनी भारत में एंट्री नहीं करते। नहीं तो भारत तुरंत आज़ाद हुआ था। भारत की कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अभी जिएंट कंपनी के सामने क्या होती? फेल हो जाती। तो इसलिए भारत के कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, भारत के जो उत्पादक है या उपभोक्ता है, उनको देखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए? बंद रखा जाए। बंद करने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम रूप में क्या किया जाए, इसको बाहर के कंपनियों को भारत में आने से रोका जाए, ठीक है ना। लेकिन 1991 ईस्वी में क्या हुआ? सरकार ने, हमारे उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे फिनांस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है, उसी तरह थे। तो उन्होंने क्या हुआ कि उदारीकरण, ठीक है ना। दूसरा जो टर्म होता है निजीकरण। देखिए, अब ये दो टर्म को थोड़ा सा समझिए। 1991 ईस्वी में सरकार ने क्या किया? उदारीकरण का नीति अपनाया। उदारीकरण का मतलब क्या कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, सरकार ने बहुत सारा प्रतिबंध लगाया था, जिससे कि बाहर की कंपनी भारत में नहीं आए। इससे भारत की कंपनियां क्या हो जाती? फेल हो जाती। भारत के जो उत्पादक थे वो फेल हो जाते। बाहर की कंपनी आते, फिर हमारे देश में शोषण करके चले जाते, फिर हम लोग वही हो जाते, आर्थिक रूप से गुलाम हो जाते। तो इसलिए भारत की कंपनियों को फलने फूलने का मौका दिया गया। लेकिन 1991 में आते आते क्या हो गया कि सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जो बहुत सारा प्रतिबंध लगाई हुई थी, जो बहुत सारा लाइसेंसेज को अप्लीकेबल किया हुआ था, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया? कम कर दिया, थोड़ा सा फ्री किया। हमारे अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया? फ्री कर दिया, ओपन कर दिया, ताकि बाहर के भी जो कंपनियां हैं यहाँ पर व्यापार करें, जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो यहाँ पर आके पैसा लगाएंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ भी होगी। निजीकरण का मतलब होता है कि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, ठीक है ना। मतलब पहले सरकार क्या की थी? सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनियों पर जोर दी थी, सरकारी कंपनियों की स्थापना पर। और सरकारी जो है एक तरह से जितने भी बड़ी बड़ी जो जियांट कंपनी होती है, बड़ा बड़ा जो उत्पादक, जो जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का, सामान और सेवाओं का जो उत्पादन होता था, उस पर सरकार का हक होता था। लेकिन निजीकरण के बाद सरकार ने क्या किया? प्राइवेट कंपनी को, जो निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है जिस पर, जैसे मान लीजिए कि अभी के पीरियड में जो रिलायंस है, वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार, उस पर सरकार का अधिकार नहीं है। अडानी ग्रुप है, टाटा मोटर्स है, तो ये क्या है? ये सब प्राइवेट कंपनी है। तो इसलिए सरकार ने भी प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने शुरू कर दिया, और प्राइवेट कंपनियों को बहुत सारी सुविधा देना शुरू की, ठीक है ना। उसे निजीकरण कहा गया, ठीक है ना। तो उदारीकरण और निजीकरण तो समझ आया, और जब उदारीकरण और निजीकरण आया तो क्या हुआ? इसी के फलस्वरूप वैश्वीकरण हुआ। तो पूछेगा उदारीकरण और निजीकरण किसका मतलब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो वैश्वीकरण हुआ, ठीक है ना। यानी पूछेगा ऐसे भी क्वेश्चंस कि वैश्वीकरण जो है किसका परिणाम है? तो उदारीकरण और निजीकरण का परिणाम है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक तो शायद आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या होगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, इन चीज़ों को समझेंगे, और थोड़ा सा एक एक करके हम लोग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए उनका भी, प्लस और भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, कह रहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है?
अभी हम जस्ट बताएं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। जो एक देश की अर्थव्यवस्था जो होती है दूसरे देश से जोड़ने का कार्य किया जाता है। इसमें एक देश की श्रम जो व्यवस्था है, पूंजी है, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, एक तरह से निर्बाध रूप से, बात समझे कि नहीं, इसका एक तरह से संचालन करने का एक तरह से छूट दिया जाता है, मौका दिया जाता है एक तरह से। करेक्ट है। विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, रोक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सरकारी को बढ़ावा, सरकारी बढ़ावा ये कोई नहीं है। दूसरा करेक्ट है, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। समन्वय का मतलब होता है जोड़ना, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यही ना है कि व्यापार, पूंजी, मतलब कि तकनीक, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करना है। आज ये वैश्वीकरण का ही देन है कि आज हम यूट्यूब पर बैठ करके दूसरे कंपनी का दूसरे देश का कंपनी है, गूगल, व्हाट्सअप, फेसबुक आज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ है, ये वैश्वीकरण के द्वारा संभव हुआ है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार क्या होती है, हमारे देश के लोग क्या होते हैं, अपने देश का कोई ना कोई वेबसाइट होता है उसको यूज करता है, दूसरा देश का वेबसाइट यूज नहीं कर पाता। लेकिन ये संभव कैसे हो पाया है, वैश्वीकरण की वजह से हो पाया है, ठीक है ना। दूसरा करेंगे, वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण। क्या कहा जाता है, भूमंडलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। तो देखिए जब भी वैश्वीकरण होगा तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी आपके देश में, आपका क्या होगा, उनके साथ टक्कर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में दो गाड़ी अगर की बात हम करते हैं, एक महिंद्रा है और दूसरा हम किया मोटर्स की बात करते हैं या फोर्ड गाड़ी की बात करते थे, ठीक है ना। तो किया मोटर्स अभी बड़ा चल रहा है, किया का गाड़ी, ठीक है ना, बड़ा चल रहा है। तो दोनों गाड़ियों में क्या होगा, दोनों कंपनी में क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। अब क्या होगी, दोनों कंपनियां चाहेंगी कि हमारा जो है माल मार्केट में ज़्यादा बिके, हमारी गाड़ियाँ ज़्यादा बिके। तो उन लोगों ने क्या होगा, कंपनी जो होगा कस्टमर्स को अच्छा सर्विसेज देना प्रोवाइड करेंगी, रेट कम रखेंगी, अच्छी क्वालिटी देना मतलब कि शुरू कर देंगी, ठीक है ना। तो इस तरह का कंपटीशन बढ़ जाता है उन लोगों के बीच में, ताकि अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सके, लोगों के पास पहुंचा सके, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है। कौन सा वैश्वीकरण का दोष नहीं है, यानी वैश्वीकरण का निगेटिव पॉइंट नहीं है। करें सामाजिक कल्याण की उपेक्षा, सामाजिक कल्याण, एकाधिकार में वृद्धि, एकाधिकार में वृद्धि। करें क्या, आर्थिक असमानता में वृद्धि, आर्थिक असमानता में वृद्धि, उद्यमियों को प्रोत्साहन। तो देखिए उद्यमियों को प्रोत्साहन, ये जो है ना इसका दोष नहीं है भाई साहब, ये उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलता है, ये एक तरह का इसका सकारात्मक पक्ष के रूप में देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं तो देश की भी जो कंपनी होती है वो सजग होती हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी अच्छा काम करें, नहीं तो मेरा कंपनी डूब जाएगा, ठीक है ना। इस तरह अच्छा काम करता है, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो अकेले नहीं कहा जाता है कि अकेले आप किसी भी क्षेत्र में रहिएगा तो क्या होगा, लोगों का शोषण के साथ साथ खुद आलसी बन जाइएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या करें कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित यानी कौन कौन से ऐसा कारक है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। कहता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। दूसरा करेगा उदारवादी नीति, विकास। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण का मतलब क्या हो गया, ये भी जस्ट देखिए यहाँ पर कि एक देश दूसरे देश में जाएगा, कब जाएगा, ये प्रतिस्पर्धा तो जाहिर सी बात है कि इसमें हो जाती है, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इससे क्या होगा कि वो सोचेगी वो दूसरे देश में जाके काम कर रही है तो हम भी जाके काम करें। इससे अपने आप को बढ़ावा देने का बात, अपने आप को जो होता है एक तरह से विकसित करने का इनके अंदर जो होती है प्रतिस्पर्धा आ जाती है। दूसरी होती है उदारवादी नीतियाँ, ठीक है ना। जब भी उदारवादी नीति होगा तभी तो क्या होगा, एक कंपनी दूसरे देश में जाकर के काम कर पाएगी। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अनुभव, अब कह रहे हैं क्या विकासशील अर्थव्यवस्था का अनुभव का मतलब क्या है। देखिए जो भी विकासशील अर्थव्यवस्था होता है ना, वहाँ पर क्या होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं होती है, वहाँ के लोग, वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा होता है। जैसे भारत का मार्केट क्या है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर भारत मैक्सिमम कंपनी चाहती है कि हम अपना सामान यहाँ पर आकर प्रोडक्ट क्या करें, यहाँ पर सेल करें, ठीक है ना। अच्छा खासा बिक्री होता है, अच्छा खासा उनका मुनाफा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का मार्केट हमेशा हर लोग खोजते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन तो यार, हाँ, वैश्वीकरण के प्रमुख विशेषता क्या है? वैश्वीकरण के प्रमुख विशेषता क्या होगा? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी। बिल्कुल इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में स्थित कॉल सेंटर किस उद्देश्य से कार्य करते हैं? तो भारत में स्थित कॉल सेंटर, ये कॉल सेंटर कहने का मतलब क्या होता है? देखो, भारत में कॉल सेंटर यहाँ पे कह सकते तुम कि सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर का डिमांड भारत में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पैसा में अच्छे खासे जो होता है वेल स्पीकिंग लोग मिल जाते हैं, जिनको इंग्लिश अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा आता है बोलने वाले। कॉल सेंटर में तो अच्छा से बात करने वाले, जिनको बात करने का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उन्हीं लोगों की जरूरत होगी, और भारत में ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉल सेंटर का अच्छा खासा जो है, बड़ी बड़ी देश की कंपनियां जो है भारत में कॉल सेंटर को अपना क्या करती है, यहाँ पर स्थापित करती है, और यहाँ पर वो काम, लोगों को काम भी मिलता है, इससे बहुत सारा फायदा भी होता है। तो आपराधिक गतिविधियों पर रोक पर निगरानी रखने के लिए नहीं यार, ग्राहक सेवा के लिए, बिल्कुल ग्राहक सेवा भी होगा। रोगी उपचार के लिए A+B, आंसर बी नंबर होगा, A+B नहीं होगा, ठीक है ना, आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एकीकरण को क्या कहेंगे? जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार का एकीकरण होगा, एकीकरण का मतलब क्या होगा? मिलजुल के काम करेगा, एक हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। किसी भी बाजार पर जाइए, अलग अलग देश की कोई भी कंपनी का सामान मिल सकता है। हमारे मार्केट में आइए, हमारे मार्केट में क्या होगा? अलग अलग देश के सामान मिल सकते हैं, ठीक है ना, जापान का मिल सकता है, चाइना का सामान मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर में आते हैं, हम लोग वैश्वीकरण के अंदर में ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। देखो, वैश्वीकरण में कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? वैश्वीकरण में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी जो होती है ना, कि हर देश में जहाँ जहाँ जो जो चीज़ सस्ता है वहाँ से वो चीज़ें पूरा कर लेती है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर अगर बनाना है, सपोज मार्कर बनाना है, तो इसमें से देखेगा कि ये प्लास्टिक का जो ऊपर का कवर है, ये चाइना में बड़ी सस्ता मिल रहा है, तो चाइना से मंगा लेगा। देखेगा इस अंदर का इंक जो है, इंक कहीं और से, इसका रॉ मटेरियल कहीं और से सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि वो नेपाल से सस्ता मिल रहा है, नेपाल से मंगा लिया। उसके बाद यहाँ का लेबर, भारत में लेबर बड़ी सस्ता है, तो भारत में उसका कस्टमाइजेशन करवा लेगा, पूरा का पूरा इसको बनवा लेगा लेबर रख करके, ठीक है ना। तो इस तरह करके कंपनी क्या होती है ना, वैश्वीकरण के थ्रू क्या होता है कि अपना जो वस्तुओं का जो उत्पादन होता है अलग अलग सोर्स से, जिसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग देशों से, अलग अलग कंपनियों से, मतलब कि सहायता लेकर के वहाँ से उस चीज़ों को पूरा करके एक तरह के उत्पादन क्रिया को संचालित करते हैं और पूरा करते हैं। बात समझे कि नहीं? इनसे फ़ायदा होता है ताकि कम से कम दाम में अच्छा से अच्छा ये वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर लेते हैं। बात समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पर आंसर समझ आ गया ना, वैश्वीकरण। दूसरा क्या, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान सदस्य की संख्या कितना है? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान सदस्य का संख्या 164 है। क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 1995 जनवरी के करीब में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, विश्व व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रवाह से प्रोत्साहन किसको मिलता है? जाहिर सी बात है, ये वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है विश्व व्यापार संगठन है, जो एक ऐसा संस्था है जो विश्व में व्यापार करने के लिए विभिन्न तरह के नियमों कानूनों का क्या करता है, एक तरह से निर्माण करता है, और उसके आधार पर जो है विश्व के अलग अलग देश जो है उसके एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं उसी के आधार पर, ठीक है ना। तो एक तरह से नियम कानून का संचालन करता है कौन? वर्ल्ड बैंक करे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आंसर सही क्या होगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये विश्व व्यापार संबंधी नियम एवं कानूनों का क्या करता है? संपादन करता है, ठीक है ना, और उसी के आधार पर सभी देश व्यापार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना था? यानी विदेशों में जो व्यापार किया गया था, ठीक है ना, 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का कितना प्रतिशत उसका योगदान था, भारत का कितना प्रतिशत भागीदारी था? तो याद रखिएगा, सिर्फ 2%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है?
वो भाई साहब शॉपिंग मॉल कहलाता है, ठीक है ना। बहुत बड़ा दुकान होता है जिसमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है एक ही दुकान में। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉल कहते हैं। जाते में करते हैं मॉल में जाइएगा तो आपको सब्जी से लेकर के एक से एक चीज़ जो आपको मिल जाती है, ठीक है ना। बड़ा बड़ा मॉल में जाइएगा, जैसे अभी अभी आप लोग सुने होंगे लुलु मॉल खुला हुआ है अभी यूपी में, ठीक है ना। बहुत ही फेमस रहा है भाई साहब। किस अर्थशास्त्री ने उदार नीति का समर्थन किया था? देखिए कह रहा है उदार नीति का किसने समर्थन किया था? एडम से स्मिथ ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब जो एक देश से मतलब एक देश के अलावा अलग अलग देशों में व्यापार करती है, ठीक है ना। मतलब एक देश में ही नहीं बल्कि जो अलग अलग देशों में व्यापार करेगा, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जी मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, किया मोटर्स हो गया, फोर्ड हो गया, कोको कोला हो गया। ये सब क्या है भाई साहब, ये सब बहुत बड़ी कंपनी है जो केवल एक ही देश में व्यापार नहीं करती है, ये अलग अलग देशों में व्यापार करती है, तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। और राष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, जो एक ही देश में व्यापार करती है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। फोर्ड मोटर है, ये है, सैमसंग है, कोको कोला है। करेंगे इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, संतोष मसाला हम लोग की तरफ आता था, ये नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा कि नई आर्थिक नीति के घटक कौन कौन से फैक्टर है नई आर्थिक नीति के? निजीकरण एवं वैश्वीकरण, बिल्कुल है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण, डी नंबर सही होगा। उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण। नई आर्थिक नीति कहने का मतलब 1991 में पूछेगा भारत में नई आर्थिक नीति कब लाया गया था, तो 1991 में। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन उसी की तरफ पूछता है, LPG, एल से लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन मतलब कि यहाँ पर वैश्वीकरण। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि एलपीजी व्यवस्था यानी एलपीजी नीति कब लागू किया गया था इंडिया में? तो कब लागू किया गया था? 1991 में। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देश में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या हो सकता है? नए कारखानों का स्थापना, ये भी हो सकता है। स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, ऐसा भी हो सकता है। स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करके, ऐसा भी होता है। इनमें से सभी, तो ये तीनों तरीका से कर सकता है। बात समझे कि नहीं? जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जाती है तो या तो वहाँ पर अपना कारखाना बना लेगी, या तो कोई वहाँ के जो पुराने कारखाना होंगे जो कि नहीं चल रहा होगा तो वहाँ कारखाना को खरीद लेगी, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा कि और अगर उसको नया नया कंपनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ की जाएगी और कंपनी में जा करके मिल करके वहाँ पर व्यापार करना शुरू कर देगी। आपको हीरो हुंडा मोटरसाइकिल आता था, ठीक है ना। तो जो है हीरो हुंडा मोटरसाइकिल था, वो हीरो इंडिया का, हुंडा जो था बाहर का, ठीक है ना। ये दोनों मिल करके क्या हुआ, यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में क्या हो गया, हीरो अलग हो गया, हुंडा अलग हो गया। आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इस तरह क्या होती है, जो कंपनी होती है एक देश से दूसरे देश में जब जाती है तो वहाँ के लोकल कंपनी से भी मिल के व्यापार करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? देखिए पार्ले ग्रुप के थम्सअप नामक जो ब्रांड था भाई साहब, कोको कोला ने खरीद लिया हुआ, ठीक है ना, खरीद लिया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निजीकरण का क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना। निजी क्षेत्र से अनावश्यक बिल्कुल नहीं। निजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण उनका उपयोग सभी के हाथों में हस्तांतरित करना नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में क्या करना। जैसे मोदी जी अभी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, बेच रहे हैं एरोप्लेन, रेलवे बेच रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ठीक है ना, LIC बेच रहे हैं। तो ये जो सार्वजनिक क्षेत्र करने का मतलब जो सरकारी संपत्ति है उसको क्या है, प्राइवेट आदमी से बेच रहे हैं कि नहीं, किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं कि नहीं, तो उसे निजीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटो, फोर्ड, टाटा। टाटा तो अपने देश का एकदम, अपने देश का सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी है। इनमें से कौन भारतीय, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कौन सा होगा भारत का? डाबर है, बिल्कुल। सैमसंग नहीं। हाँ, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन करेगा, वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? बिल्कुल आधुनिक युग का अवधारणा है, ठीक है ना। वैश्विक गांव का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर विश्व के अलग अलग देशों से लोग रहे हैं, अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग रह रहे हो और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और उनकी आवश्यकताएं की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हो, उस तरह को कहेंगे वैश्विक गाँव। बात समझे कि नहीं? जाहिर सी बात है, वैश्विक गाँव कहने का मतलब विश्व का अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यता संस्कृति के लोग रह रहे हों, जहाँ पर हर तरह की संस्कृति सभ्यता, हर तरह के सामान उपलब्ध हो, उसे न वैश्विक गाँव कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन करेगा,
रहेगा, और ये वैश्विक गांव का जो कंसेप्ट था वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है ना। करेगा इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये भाई साहब 25 नंबर का हम आपसे आंसर पूछ रहे हैं भाई साहब, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। बाकी हम लोग आपके जो आंसर का इंतजार करेंगे, जरूर उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, जब भी क्वेश्चन इस तरह का पूछता है ना वैश्वीकरण का अंग, तो वैश्वीकरण का अंग 5 को होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। WTO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। न्यू क्वेश्चन कर रहा है क्या कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो यानी WTO का स्थापना पहले ही बता दिए थे आपको 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। यानी नई आर्थिक नीति में 3 काम क्या, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो निजीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर सही होगा, ठीक है ना। कर नहीं है तो सी नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया 1991 ईस्वी में LPG के। तो इसमें कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी की केंद्र बन गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया भाई साहब, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे गया है, तो बंगलुरु, ठीक है ना। ये कर्नाटक का राजधानी बंगलुरु, इसको भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी, ठीक है ना। भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, बंगलुरु को। भारत का IT क्षेत्र का राजधानी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है, तो अभी के पीरियड में किसका वर्चस्व भाई साहब, अमेरिका का। लेकिन प्राचीन समय में क्या था, ब्रिटेन का था। प्राचीन समय का मतलब नहीं, मतलब कि आप कह सकते हो आधुनिक युग के आरंभिक काल में ब्रिटेन का विश्व के ऊपर वर्चस्व था, लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा अमेरिका से पहले किस देश की पूरी दुनिया पर राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व था, अभी जस्ट बताएं किस दुनिया का, तो ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। देखिए जब वैश्वीकरण हुआ तो बिहार में सबसे ज़्यादा पर्यटन का जो है ना यहाँ पर विकास हुआ, ठीक है ना। अलग अलग देशों से लोग आने लगे घूमने उमने, यहाँ का जो बौद्ध स्तूप वगैरह है, राजगीर वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया, वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा अगर नकारात्मक प्रभाव की बात अगर किया जाए तो कृषि और जो है ग्रामीण जो इलाका है, ठीक है ना, यहाँ पर जो छोटे छोटे जो उद्योगपति थे, उद्योग थे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनका व्यापार बिल्कुल के बिल्कुल चौपट हो गया, ये लोग बिल्कुल पिछड़ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है न, क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में आधार संरचना के कारण वैश्वीकरण का प्रभाव कम है न, वैश्वीकरण का प्रभाव कम है, वैश्वीकरण का प्रभाव कम है क्योंकि आधारिक संरचना नहीं है, तो कौन होगा, बिहार ही होगा, सिंपल बात है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आधारिक, कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं पे कंपनी वैश्वीकरण होगा तो विश्व के अलग अलग देश की कंपनी आएंगी, आपके यहाँ व्यापार करेंगी, तो व्यापार कब करेंगी, उसको सिक्योरिटी मिलेगा, उसको अच्छा माहौल मिलेगा, सब कुछ। अब मान लीजिए बिहार में तो पहले जंगल राज, अभी भी क्या है वही चल रहा है, ठीक है ना। जंगल राज है, हर जगह आतंकवादी घूम रहा है, किसी को कोई भी जाएगा धमका देगा, तो कोई भी कंपनी या फिर दुकान कैसे खोलेगा भाई, उसको सिक्योरिटी मिलेगा, मौसम मतलब कि माहौल अच्छा मिलेगा, जगह अच्छा मिलेगा, तभी ना करेगा। तो बिहार इस सब चीज़ में पीछे था, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ वैश्वीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि, यानी इन्वेस्ट कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है इन्वेस्ट में, तो याद रखिएगा 147%। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उदारीकरण। यहाँ पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बात समझ रही, यहाँ पर नई आर्थिक नीति में नियंत्रित अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, इसमें नियंत्रण जो पहले से किया जा रहा था उसको कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर सही होगा। करेगा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। कब किया गया था, आर्थिक सुधार संबंधी जो भी भारत में स्टेप लिया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि LPG का अर्थ क्या होता है, अभी जस्ट हम बताए थे कि LPG का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग जरूर कमेंट करके आप लोग बताइए। 24 नंबर का क्वेश्चन आंसर करा भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति कब लाई थी, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि देश
कि कितना प्रतिशत जनसंख्या मूलभूत आवश्यकताओं यानी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाता है। तो जब भी हम इस तरह बात करेंगे कि भारत में गरीबी बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है ना, भारत में गरीबी होने की वजह से क्षेत्रों का अलग अलग जगहों का डेवलपमेंट कम हुआ है। भारत गाँवों का देश है, गाँवों का विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल पिछड़ा हुआ जगह है। इसीलिए भारत में जो मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत सुविधा का मतलब सड़क, पानी, बिजली, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सभी का व्यवस्था अगर अच्छा है तो माना जाता है कि मूलभूत सुविधाएं मनुष्य का बहुत अच्छा है। लेकिन भारत के 85% लोग ये ऐसे हैं जिनको ये मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उनसे मतलब वो उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है ना, और वो जो है एक तरह से पिछड़े क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य है। करे क्या, समाज में ऐसे वर्ग समूह जो सामान्य उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं, सामान्य उपभोग की सुविधाओं से वंचित होते हैं, क्या कहलाएंगे, ठीक है ना, आम आदमी, सिंपल बात है, आम आदमी कह जाएंगे। पूंजीपति, उद्योग और मध्यम वर्ग, ये लोग भाई साहब के पास सब चीज़ होता है, अच्छा खासा पैसा, लग्जरियस लाइफ। आम आदमी पार्टी में मैक्सिमम लोग को डेली मतलब अगर खाने के लिए बस समझे के लिए डेली कमाना पड़ता है। अगर वो 5 दिन लगातार घर पर बैठ गए तो उन लोगों को भूखे मरना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास को कब प्रकाशित किया गया। देखिए ये एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, ठीक है ना, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के लिखा गया था, 2006 में इसको प्रकाशित किया गया, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि उपभोक्ता, नेक्स्ट जो है 7 चैप्टर शुरू हो रहा है भाई साहब, इसके बाद जो है 7 चैप्टर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, उपभोक्ता संरक्षण आपके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामान खरीदने जाते हैं, हमारा राइट क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है ना, अगर कोई आपको गलत सामान दे देता है तो क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे सभी चीज़ों का। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाई साहब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा हम लोग डालते रहते हैं, 10th क्लास से अगर हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये कंटेंट आपके एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के साथ भाई साहब बिल्कुल बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।